हाँ जी। हम पढ़ रहे थे मॉड्यूल फर्स्ट। मॉड्यूल फर्स्ट में पढ़ रहे थे आवेश के बारे में। और आवेश के बारे में हमने देखा था मात्रक आवेश का। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। सीजीएस मात्रक क्या होता है? ईएसयू। आप इतने पीछे बैठो, आगे आ जाओ। इतने पीछे क्यों रहो? अब तो आगे आ जाओ ना। ईएसयू होता है एक कूलम में कितने ईएसयू? 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। आवेश सदिश है, गतिश है, अदिश राशि। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? फेराडे। और एक फेराडे में कितने कूलम? 96,500 कूलम। बिल्कुल सही है। और फेराड किसकी कही है? धारिता की कही है ना। फेराड किसकी कही है? धारिता। फेराडे किसकी कही है? आवेश की। अच्छा, आवेश की गणना या मापन किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब हिंदी में विद्युतदर्शी। ठीक है। आवेश एक योज्य राशि है, आवेश एक संरक्षित राशि है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश उत्पन्न करने की विधियां घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। घर्षण द्वारा की व्याख्या किसने की? वोल्टन है। स्थिर वैद्युति की। और चालन यानी कि सेवन, उसकी व्याख्या की थी वोल्टन है। और वो गतिक वैद्युति की है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का तो फेराडे है ही। ओके। जब दो चीजों को संपर्कित करने पर आवेश स्थानांतरण होगा तो बताओ वो क्या कहलाएगा? घर्षण, चालन या प्रेरण? संपर्कित करने पर चालन है, बिना संपर्क किए प्रेरण है। और दो वस्तुओं के आपस में रगड़ने पर हो रहा है तो वो क्या है? घर्षण है। तो यही हमने कल देखा था। बाकी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश और ऋणावेश के बारे में हमें बता दिया था। आज हम आते हैं कूलॉम के नियम के ऊपर। चलो भाई। समझ में तो आ रहा है? जो पढ़ाता हूं समझ में तो आ जाता है ना भाई? है एकदम आता है। स्पीड धीरे तेज ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या पता किसी को लगे नहीं नहीं आप तो बड़े ना धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, इतने में तो पूरा चैप्टर ही हो जाता। ऐसा तो नहीं लगता है? हाँ, ऐसा लगना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि तेज स्पीड पकड़ ली तो वो सीधी सब बाउंस कर जाएगी, फिर कुछ पता ही नहीं चलना। तो वो केवल सिलेबस लेके घूमो, कोई लेना देना रहेगा नहीं। चीजों को ऐसे पढ़ो जिससे आप सीखने के लिए आए हो, तो चीजें सीखो। हैं? नहीं वैसे ही चलेगा। मैं तो ऐसे ही आपकी जानकारी ले रहा हूँ। बाकी मैंने आज तक, मैं इतने सालों में नियम नहीं बदला, तो मैं तो ऐसे ऐसे इन्फॉर्म देता हूँ भाई आपको। किसी को लगता हो कि भाई ज्यादा तेज गति से पढ़ाते हैं, धीरे गति से पढ़ाते हैं, ऐसा है नहीं। सब बराबर स्पीड से रहेगा। और थोड़ी सी क्लास की ड्यूरेशन है वो ज्यादा रहेगी। क्लास का कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम जो है, जैसे मान लो आपको पूछे धारा का प्रवाह हो रहा है, वहां कौन सा नियम लगेंगे? ओम के नियम, किरचॉफ के नियम। मोटर में कौन से लगेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब ये कूलॉम का नियम किस में लगेगा? स्थिर वैद्युतिकी में। जहां धारा का प्रवाह हो रहा है वहां तो लग नहीं रहा है। ये कहां लगता है? स्थिर वैद्युतिकी। ये स्थिर वैद्युतिकी क्षेत्र के लिए लागू होता है। ये किसके लिए लागू होगा भाई? स्थिर वैद्युतिकी क्षेत्र के लिए। दूसरा पॉइंट। अच्छा, अब देखो कि एक आपने नाम सुना होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम के आज तक परीक्षा में कूलॉम के साथ संबंध करके 2 सवाल पूछे गए, इसलिए मैं सूत्र लिख रहा हूं। ठीक है ना?
आज तक टोटल मैं मतलब आज तक जब भी मैं कोई बात बताऊंगा ना, ये आज तक का मतलब 2015 के बाद की बात है। 2015 से 2022 के बीच की बात है। आज तक का मतलब इतना ही होगा। 2015 से पहले क्या घटित हुई उसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि बाद में परीक्षा का पैटर्न बदल गए, लेटेस्ट के हिसाब से चलते हैं। तो 2015 के बाद की बता रहा हूं, ठीक है। और आज तक इसके सवाल पूछे गए 2, और इस आज तक में यह भी है कि सभी स्टेट में जो भर्तियां हो रही है और सेंटर जितने भी भर्तियां ले रहे हैं उन सभी के पेपरों को मिला के बता रहा हूं, ठीक है ना। ये मामला है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम था F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। जहां पर जो देखो एक पिंड है m1, m1 क्या एक पिंड है, और दूसरा पिंड क्या है m2, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है r। वो कहता है दोनों पिंडों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो मैं कहता हूं एक तो पिंड पृथ्वी, एक पिंड है मेरा मार्कर, दोनों के बीच में क्या लगेगा आकर्षण बल। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ा ये कहां गया नीचे, आकर्षण बल के कारण ही तो गया। तो ये पेन ही क्यों गया, पृथ्वी इधर क्यों नहीं आई, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है बहुत ज्यादा, इसका नगण्य का भी नगण्य प्रभाव कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसी को जाना पड़ा। यदि एक है पृथ्वी, दूसरी का द्रव्यमान पृथ्वी के जितना ही है, तो दोनों बराबर रूप से आती। जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा गति करेगा, ठीक है। और जी क्या होता है, गुरुत्वीय नियतांक। मान कितना होता है 9.81 है ना, वो गलत है, वो छोटा जी है, ये बड़ा जी है। ये गुरुत्वीय नियतांक होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर बड़ा। इससे हमें लेना देना नहीं है। हम सूत्र देखो कि सूत्र का चेहरा कैसा दिख रहा है, इतना ही ध्यान रखना है। मैं बता दूंगा सवाल कैसे। ये जी वो नहीं है, वो छोटा जी है 9.81 वाला, ठीक है। ओके, ये हमारे पास गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या होता है, दो पिंड होते हैं, दोनों पिंडों के बीच में क्या लगता है आकर्षण बल। यदि दूरी ज्यादा होगी तो बल क्या लगेगा कम, और दूरी कम होगी तो बल क्या लगेगा ज्यादा। चलो छोड़ो इसको, आप चुंबक को पकड़ो, दो चुंबक है पास पास में, तो ये क्या आकर्षण बल क्या लगेगा ज्यादा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी बल क्या होगा घटेगा, जितनी ज्यादा दूर जाएगा बल उतना ही क्या होगा कम होगा। ऐसे ही किसमें होता है गुरुत्वाकर्षण में, क्योंकि पृथ्वी भी चुंबक की भांति काम करती है। और यही नियम, ऐसे नियम किसका है कुलाम का। इसलिए ये एक लाइन लिखो, ये गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। कौन से नियम पर आधारित रहेगा, गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम है खुद का बताओ भाई। वो कहेगा एक पिंड है, मतलब एक कण का आवेश कितना है q1, दूसरे का आवेश क्या है q2, बीच की दूरी कितनी है भाई, तो आप कहेंगे बीच की दूरी है r। एक पिंड q1 दूसरा q2, बीच की दूरी क्या है r, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है कि F बराबर क्या होता है, F बराबर K q1 q2 बटा r स्क्वायर। F बराबर K q1 q2 बटा r स्क्वायर। देखो वहां m1 m2 था कि नहीं था, यहां क्या है q1 q2 है, वहां बटा r स्क्वायर है, यहां भी क्या है बटा r स्क्वायर। यहां गुरुत्वीय नियतांक g और यहां इसका नियतांक क्या है k। तो k एक क्या है नियतांक। बताओ वैसी की वैसी शकल वाला है कि नहीं है, तो कौन से नियम पर आधारित है कूलाम का नियम, गुरुत्वाकर्षण। एक सवाल जो और पूछा है कि बताओ गुरुत्वाकर्षण नियम में और इस नियम में दोनों में समानता क्या है। मैंने कहा इधर k उधर g है, अलग अलग है, इधर q1 q2 उधर m1 m2 ये भी अलग अलग, लेकिन ये r स्क्वायर है, उसमें भी उसमें ऑप्शन था व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम वर्ग है कि नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे F समानुपाती 1/r स्क्वायर। व्युत्क्रम एक बटा गए तो व्युत्क्रम और स्क्वायर हो गए तो क्या हो गया वर्ग। तो व्युत्क्रम वर्ग है, दोनों में समानता, दोनों के अंदर समानता क्या है व्युत्क्रम वर्ग। जब दोनों के चेहरे देखोगे तभी तो पता चलेगा समानता क्या है, तो इसलिए ये लिखा गया है, करो नोट। तो F बराबर K q1 q2 बटा r स्क्वायर।
कल भी हुई थी क्या क्लास? जी, कल भी हुई, आज भी हो रही है, कल भी होगी। कोई टॉपिक से संबंधित कोई डाउट पूछो ना। ये आपको भी मैं बता दूं, एक राज की बात है, पर वो मेरी क्लास का बड़ा लंबा राज है कि आप लास्ट में ना एडमिशन लेके पूरा कोर्स करके जाओगे नहीं, तब तक आपके लास्ट में कोई एक दो डाउट आएंगे, लास्ट तक ही, पूरे 3 महीने को 2 महीने को मिला के ही, बाकी कभी डाउट आते नहीं है। और ये तो अक्सर आपको पता चल गया होगा, ये हर एक जो बंटवारे में एक या दो ही डाउट आएगा, इससे ज्यादा डाउट नहीं आएगा, जनरली होता है। सर मैंने पेमेंट कर दिया है बट कोर्स ऐड नहीं किया, तो फिर आप किस में हुआ? कोर्स में हो तभी तो कमेंट कर रहे हो भाई, कोर्ट के थोड़ी बुलाया जाता कोर्स। अरे गुलाम का नियम पूरा नहीं हुआ भाई, अभी गुलाम का नियम तो चलना है ना। ले लिया अभी, हो गया, बढ़े आगे। ओके, तो पहला नियम हमारे पास कौन सा है? गुलाम का नियम। गुलाम का नियम ये हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का नियम, और ये आ गया, ठीक है। अब देखो गुलाम के नियम में ये मैं कह सकता हूं कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। बात सही है कि नहीं है? आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। Q1 Q2 दो आवेश है, दोनों का क्या हो रहा है यहां? गुणा, तो गुणनफल के समानुपाती। दूसरा क्या लिखेंगे? आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, लिखते रहो साथ साथ में, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। तीसरा क्या है? एफ समानुपाती 1 नहीं, एफ समानुपाती के, यानी कि आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर। आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर, तीन चीजों पर निर्भर करता है। तो एफ है हमारे पास आकर्षण प्रतिकर्षण बल, जो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और तीसरा आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। अब देखो आप थोड़ा सा चीजें ध्यान से, अब जो चीजें हैं उसमें डाटा आएगा। जब कभी भी मैं डाटा लिखूंगा उसको याद ही करना होता है।
यदि मान लो जैसे मैंने के का मान लिखा 9 गुणा 10 की घात 9, तो ये याद करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ चीज का कोई तरीका होता नहीं। आप कहोगे डाटा कैसे है कैसे है, कुछ है तो नहीं। आपको यदि पूछा जाए कि जयपुर से दिल्ली की दूरी कितनी है, तो आप कहते हैं 300 किलोमीटर, तो याद ही करना पड़ेगा कैसे है, इसका उत्तर नहीं होता ना। ये ध्यान रखना पहले मैं जब भी डाटा लिखूंगा। ये इसलिए बताऊं क्यों डाटा आने वाला भी। के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि के एक आपके पास क्या है भाई, नियतांक है। के आपके पास क्या है, नियतांक। तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। बात ठीक है। अब देखो कि मैं एप्सिलॉन के बारे में थोड़ा समझा के आता हूं, इधर आओ। एप्सिलॉन यानी कि विद्युतशीलता, या इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी। वो किसको बोलते हैं भाई, एप्सिलॉन। विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी किसको बोल रहे हैं हम, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है बताइए भाई। तो एप्सिलॉन बराबर होता है हमारे पास, क्या होगा, एप्सिलॉन नोट गुणा एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन का मात्रक जो है वो होगा हमारे पास फेरेड प्रति मीटर। एप्सिलॉन नोट को मैं पकड़ता हूं, इसको ध्यान से देखना। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता क्या कहलाती है भाई, एप्सिलॉन नोट। और इस एप्सिलॉन नोट का मान कितना है, 8.854 इंटू 10 की घात -12 फेरेड प्रति मीटर। ये एप्सिलॉन नोट का मान है। एप्सिलॉन नोट क्या कहलाता है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। कितना मान है, 8.854 इंटू 10 की घात -12 फेरेड प्रति मीटर। ये वैल्यू है जो हमेशा नियत है। एक म्यू नोट आएगा, आगे जाएंगे तो आएगा 4 पाई इंटू 10 की घात -7 हेनरी प्रति मीटर आगे आएगा। तो ये है एप्सिलॉन नोट, इसकी वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, दूसरा है एप्सिलॉन आर। ये है हमारे पास सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता कौन होता है, सापेक्षिक विद्युतशीलता भाई एप्सिलॉन आर है। सापेक्षिक विद्युतशीलता खुद क्या होती है, मात्रकहीन। पूछे एप्सिलॉन का मात्रक है क्या, तो आप कहेंगे कोई मात्रक नहीं है। और हवा या निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान पूछ लिया तो आप कहेंगे हवा या निर्वात में एप्सिलॉन आर बराबर 1। एप्सिलॉन आर का मान 1 या 1 से ज्यादा होता है, 1 से कम कभी नहीं होता है। चाहो तो भले आप लिख लेना बाद में, एप्सिलॉन का आर का मान सदैव क्या होगा, 1 या 1 से अधिक, 1 से कम कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें हवा या निर्वात के लिए क्या करोगे, तो आप कहेंगे हवा या निर्वात का मामला है तो एप्सिलॉन आर का मान कितना है भाई, 1। तो एप्सिलॉन की जगह मैं केवल और केवल क्या लिख दूंगा, एप्सिलॉन नोट। तो के बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसका मान आएगा गुणा करने पर 10 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आपको थोड़ा सा संभल के लिखना और ध्यान भी रखना है। 3 बार पढ़ लेना, जो डाटा है कॉपी में लिख के याद कर लेना। ये सब एग्जैक्ट वैल्यू है। के का मान कितना, 9 गुणा 10 की घात 9। एप्सिलॉन नोट का मान कितना, 8.854 इंटू 10 की घात -12। एप्सिलॉन आर का मान हवा या निर्वात के लिए कितना, 1। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है, करो नोट। अच्छा, इंग्लिश में देखो, आवेश को कहते हैं चार्ज। व्युत्क्रमानुपाती का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
डायरेक्टली क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एप्सिलॉन आर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो कि पहली बात, आप इंग्लिश के हैं नहीं। यदि इंग्लिश के होते हैं तो विदुशीलता को लिखता है, तो सापेक्ष को क्या लिखते हैं? रिलेटिव। भाई इंग्लिश मीडियम वाले इतना तो पता चलता ना। यदि विद्युतशीलता को परमिटिव लिखते हैं, परमिटिविटी लिखते हैं, तो सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी? रिलेटिव परमिटिविटी। सापेक्ष यानी किसी के संबंध स्थापित करना, रिलेटिव होगा। क्योंकि ये रिलेटिव सापेक्ष संबंध सब एक ही चीज है। यदि कोई लड़का आप में से कोई चाचा है तो किसी के संबंध में है, जगत चाचा तो है नहीं, वो किसी के सापेक्ष है कि नहीं है? ऐसा था नहीं वो चाचा बन गया तो वो जगत चाचा हो गया, वाश है। ये सी क्या है? ये है कुलाम। और यही मुझे बताना पड़ रहा है, तो मैं आज से आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगा। इतना तक तो थोड़ी बताना पड़ेगा, ऐसा तो क्या है? ऐसा पूछेगा सर निर्भर का मतलब क्या होता है? पूछने वाला कुछ भी पूछे। लिख लिया नहीं लिखा? अरे लिखो भाई। एक तो क्या, गुलाम का नियम पूरा सिखाना पड़ता है ना। गुलाम के नियम में सवाल कुछ भी पूछे, गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है, बिल्कुल है। गुरुत्वाकर्षण इसमें समानता क्या है? व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, वो समानता है। ये सूत्र क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, यानी आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। बीच की दूरी के वर्ग क्या है? व्युत्क्रम अनुपाती। माध्यम पर निर्भर करता है क्या? करता है। K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। यदि हवा या निर्वात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। मान कितना आएगा? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यानी कि एप्सिलॉन का मतलब होता है विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या है? 8.854 इंटू 10 की घात -12 फेरेड प्रति मीटर। यदि सापेक्षिक विद्युतशीलता कौन है? एप्सिलॉन आर। उसका मात्रक है कोई? नहीं, मात्रकहीन है। और हवा या निर्वात का मान कितना है एप्सिलॉन आर का? 1। बस। बोलने के लिए तो 1 मिनट का है, लेकिन 1 मिनट का रिवाइज तभी होता है जब चीज आप आराम से सीख जाते हो। नोट्स आपके बड़े काम आएंगे। और विशेष रूप से जिनके एग्जाम नजदीक हो, नोट्स के भरोसे ज्यादा रहोगे। नोट्स ऐसी चीज है, यदि साथ साथ में पढ़ते जाओगे ना, तो परीक्षा से 2 दिन पहले पूरा नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, तो कर सकते हो। क्योंकि खुद के लिखे नोट्स हैं। और रिवाइज करते समय आपको सब चीजें याद आने लग जाती है कि उस समय क्या बताया गया था। आप किसी दूसरे के लिखे नोट्स आप आधा घंटा नहीं पढ़ पाते, मुश्किल होती है। और खुद की यदि राइटिंग खराब होती है तो वैसे भी नहीं पढ़ पाते हैं। खुद के नोट्स पढ़ लेते हैं, कैसी भी राइटिंग हो, खुद के नोट्स होते हैं। और टेक्निकल कोई भी एग्जाम हो, छोटा से मोटा, नोट्स ही सबसे कारगर होते हैं। लिख लिया भाई? ओके। अब आता है कि भाई कुलाम के नियम के बारे में तो मैंने बता दिया। अब कुलाम के नियम पर मैं एक कराता हूं सवाल, फिर मैं कुलाम के नियम की सीमाएं बताऊंगा। सवाल यह है, यदि Q1 का मान है मेरे पास 4 गुणा 10 की घात -5 कुलाम, Q2 का मान है मेरे पास 6 गुणा 10 की घात -7 कुलाम। ठीक है, Q1 Q2 आ गया। और बीच की इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो R है वो मेरे पास है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, माध्यम जो है वो है हवा। माध्यम क्या है? हवा। हवा को या निर्वात को एक ही बात है। और तो आप बताइए कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान कितना होगा? गलत कोई मत बताना। एक सवाल करवा देते, घर पे जाते ही पढ़ लेना, आधे घंटे में पढ़ लोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं।
चलो भाई जल्दी लिखो। उत्तर आ गया। केवल एक बात का ध्यान रखना, यह 20 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलोगे तो 20/100 मीटर, ये जरूर होगा। इस बात का ध्यान नहीं रखा भाई, सेंटीमीटर में ना लिखना तो मीटर में पड़ेगा। न्यूटन वगैरह बल किस में होता है, मीटर में ही तो आएगा, तभी तो आएगा। चलो ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। के Q1 Q2 बटा R²। बात ठीक है। आप बोलो मुझे के का मान कितना है, 9 × 10⁻⁹। सही लिखा। Q1 का मान कितना है, 4 × 10⁻⁵। Q2 का मान कितना है, 6 × 10⁻⁷। बटा बीच में दूरी क्या है, R²। R 20 सेंटीमीटर था, तो मीटर बदलोगे तो क्या होगा, 20/100। तो R² है तो 20/100 गुणा 20/100, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखना, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 2 × 2 कितने होते हैं, 4, 4 से 4। बात ठीक करिए। अब हमारे पास क्या, ये 9 और ये क्या है, 6। 9 × 6 कितने होते हैं आप बताइए, 9 छंगे 54। गुणा 10 की घात कितना है, 9, इंटू 10 की घात कितना, -5, गुणा 10 की घात कितना, -7। और 100 ऊपर जाएगा तो 100 ऊपर जाएगा, 10 के 100 मतलब 10 की घात 2। अब देखो कि आधार समान है तो घातें जुड़ती है। प्लस का 9 और प्लस का 2 कितना हुआ, 11। 11 किस में है, प्लस में, और 12 किस में है, माइनस में। तो प्लस का 11 और माइनस का 12 कुल मिला के माइनस का क्या बचा है, 1 न्यूटन उत्तर आएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख दो, यहां आप ऐसे लिखो, 54 × 1/10 बराबर 5.4 न्यूटन। ठीक है भाई, देख लो। वो कह रहा है वीडियो में आवाज कम आ रही है, सभी वीडियो में यही दिक्कत है, तो वो मोबाइल की दिक्कत है। सभी वीडियो में आवाज कम आ रही है तो मोबाइल की दिक्कत है। वॉल्यूम वाला बटन गड़बड़ा ही है, हमारा स्पीकर गड़बड़ा है भाई। जसपाल, लिया। चलो, अब है कूलाम के नियम में विशेष बिंदु क्या है। विशेष पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है भाई, कोई बता दो विशेष पॉइंट। यह केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है।
ये केवल किसके लिए लागू होता है भाई? केवल बिंदु आवेश के लिए, केवल और केवल। अच्छा, यदि दो कण बहुत ही पास पास में है, जिनके बीच की दूरी 10⁻15 मीटर से छोटी है, तो ये लागू नहीं होगा, क्योंकि एक जैसे कोई भी कण, उसका नाभिक कितना है? 10⁻15 मीटर की त्रिज्या है। दूसरे इसके भीतर आ जाएगा तो नाभिक केबल लगेगा कि नहीं लगेगा? यदि दो कण 10⁻15 मीटर से कम दूरी पर है, तो दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? नाभिक केबल। तो वहां कूलाम का नियम काम कर पाएगा क्या? नहीं। अरे 10⁻15, ये है ना कोई भी कण, ये नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻15 मीटर। दूसरा कण इसके भीतर आ गया तो उसने ये बना लिया। अब तो इन दोनों के बीच नाभिक केबल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो कूलाम का नियम काम कर पाएगा क्या? नहीं। एक दो बिंदु बहुत दूर दूर रख दिया, अत्यधिक दूरी पर रख दिया, एक जयपुर में रख दिया और एक दिल्ली में रख दिया, तो क्या दोनों के बीच बल काम कर पाएगा? नहीं। एक अत्यधिक दूरी पर काम नहीं कर पाएगा, एक अत्यंत कम दूरी पर भी काम नहीं कर पाएगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻15 मीटर से कम हो तो कूलाम का नियम कार्य नहीं करता। और इसका कारण क्या होता है? नाभिकीय बल के कारण। कारण क्या होता है? नाभिकीय बल। ये दो ही विशेष बड़े रीजन हैं। एक आपके कभी पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी लिख लो, गाउस का नियम। गाउस का नियम कहां कहां लागू होता है? यह बिंदु आवेश लाइन चार्ज में भी लागू होता है। लाइन चार्ज अनंत सीट व गोलाकार सेल के लिए लागू होता है। एक लाइन ही लिख लो, बाकी आपके कोई पूछा उछा नहीं जाता है। एक बार हेल्पर वालों ने पूछा, इसलिए मैं लिखा देता हूं, बाकी ये सिलेबस का इससे कोई संबंध है भी नहीं। ये बिंदु आवेश लाइन चार्ज, बोलो। अरे मेरे से पूछो ना, कोई डाउट है तो। क्या? अरे पूछ लो। हैं? अच्छा, आपने पहले पढ़ लिया था? ये कह रहा है मैंने पहले पढ़ लिया ना। ओके ओके, मैंने सोचा पहले पढ़ लिया और वापस इसी को पढ़ रहे हो। तो हरिंदर को बताना पड़ेगा कि आदमी को नोट करो, फीस लेनी वापस। चलो, बिंदु आवेश लाइन चार्ज अनंत सीट में गोलाकार सेल के लिए लागू होता है। बात है मत करो भाई। क्या आप जनरली गुलाम के नियम तक देख, तो मैंने गुलाम के नियम की आपको सीमा भी बता दी कि ऐसी कंडीशन होती है तो गुलाम का नियम लागू कहां तक होता है। हो गया? क्या हुआ? गलती से? चलो,
हो गया भाई। अब एक आता है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नहीं लिखा क्या? लिख लिया आपने? पेन चाहिए? लिखो लिखो, जल्दी लिखो जल्दी। ओके जी, ठीक है। अब आता है एक हमारे पास और, जो कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको मैं आपको ये कहता हूं कि इसको कुछ भी मत लिखें, पहले एक बार समझ लें। इसको समझने में थोड़ी सी हल्की सी तकलीफ आती है, उसको पहले दूर कर लें, उसके बाद ही लिख लेना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, इसका प्रतीक क्या होता है? ई। प्रतीक क्या है? ई। और ये जो ई है ना, वो ई बराबर होता है एफ बटा क्यू। तो एफ हमारे पास कौन सी राशि है? सदिश। तो ई भी कौन सी राशि है? सदिश। तो ये राशि कौन सी है? सदिश। अब बात इतनी नहीं है, अब इस सूत्र जो ब्रैकेट में ना, वो देखो ई बराबर क्या है? एफ बटा क्यू। यदि मैं क्यू का मान एक लिख दूं, क्यू का मान, तो बताओ ई किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा ना। क्यू का मान एक लिख दूंगा तो ई किसके बराबर होगा? अब इसकी डेफिनेशन समझना, वो याद हो जाएगी। इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? इकाई का मतलब क्या होता है? एक ही ना। तो ऐसे डेफिनेशन होती है, क्या होगा? इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। ठीक है। अच्छा, E बराबर एफ बटा क्यू है, तो मात्रक बताओ। एफ का मात्रक क्या होता है? अरे न्यूटन है। एन का मतलब न्यूटन है। और क्यू का मात्रक क्या होगा? कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम, ये हो गया इसका मात्रक। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। अच्छा, एक इसका और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसकी डेफिनेशन में अगले चैप्टर में बताऊंगा। अभी केवल मात्रक लिखा है, वहां पर इसको वापस पढ़ेंगे वोल्टेज के हिसाब से। अभी हमने वोल्टेज पढ़ा ही नहीं ना, वहां पढ़ेंगे। तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? देख लो। ई बराबर क्या याद रखना है? एफ बटा क्यू। क्यू का मान कितना करो? एक। तो बताओ ई किसके बराबर हो जाएगा? एफ। अब आओ डेफिनेशन पे। इकाई आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रतीक क्या है? ई। राशि कौन सी है? सदिश। और मात्रा क्या? न्यूटन प्रति कूलम। ये सवाल आप चेक कर लेना, रामायण में ये पूछा हुआ है। ये सवाल आप चेक कर लेना, आपको पूछा हुआ है। और एक आगे थोड़ी देर में और लिखूंगा, वो पूछा हुआ है, ध्यान रखना। हम पूरी चीज आराम से और पूरी डिटेल में क्यों पढ़ते हैं? इसका कारण है कि परीक्षा वाला कहीं से भी लाइन उठाए, वो आपके नोट से बाहर नहीं हो। वो तो अपनी तरफ से तो कोशिश करेगा कि कुछ अच्छा दूं, कुछ अच्छा दूं, कुछ अच्छा दूं, लेकिन आपके पढ़ा हुआ होना चाहिए। मेहनत इतनी करनी चाहिए कि एग्जाम हॉल से बाहर निकलते समय लगना चाहिए पेपर बहुत आसान था। समझे? और ये बात, ये लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मेहनत इतनी इतनी करनी चाहिए कि पेपर हॉल से बाहर निकलते समय ये लगना ही चाहिए कि पेपर बहुत आसान था। और उस एक लाइन बोलने के लिए कितनी रातें काली करनी पड़ती है।
लिख लिया भाई? क्लियर? तो इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है। अब एक बात बताओ, आप अब नोट मत करना, वापस देखो ध्यान से। आप कहते थे एक आपके पास था Q1, एक था Q2, बीच की दूरी क्या थी? R। तो आपने ये बताया था F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा, यही बताया था। अच्छा, जैसे मान लो क्लास में नाम है रमेश, नाम के दो लड़के होते हैं, तब हम उसको कहते हैं रमेश फर्स्ट रमेश सेकंड। रमेश नाम का एक ही लड़का, तो उसको रमेश फर्स्ट कहेंगे नहीं। अब आओ अपने दूसरे पर, ये तो आया कूलाम का नियम था। अब हम कहते हैं कि एक तरफ तो इक्कई आवेश है, एक तरफ कितना आवेश है? इक्कई। और एक तरफ कितना आवेश है? Q। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, एक तरफ इक्कई आवेश, एक तरफ Q। या मैं फिर दूसरा बना लू वापस, ये यहां लिख देता हूं। एक तरफ तो हमारे पास क्या आवेश है? इक्कई, और एक तरफ है Q। बीच की दूरी क्या है? R। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इनके बीच बल क्या लगेगा? F बराबर क्या लिखोगे? K Q1 की जगह क्या है? Q। Q2 की जगह एक बटा क्या होगा? R स्क्वायर। बात गलत है कि नहीं है? सही है, सही है। अच्छा, जब एक तरफ इकाई आवेश होता है तो F किसके बराबर हो जाता है? E के बराबर। इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। Q का मान एक रखोगे तो F किसके बराबर आएगा? E के बराबर। तो ये F की जगह क्या बन गया? E। तो E बराबर क्या होता है? K Q बटा R स्क्वायर। तो ये सूत्र कूलाम के नियम के अनुसार ही है। क्लियर? अब मैं इसको काट देता हूं, लिखो, करो नोट। क्या है इसमें? बड़ा लिखेगा ना, ये लो। तो इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो, बहुत बढ़िया बात है भाई। अगला देखो टॉपिक। अब हमारे पास जो पहला चैप्टर है ना, उसका आधा खंड, मतलब एक सेक्शन पूरा हो गया, एक सेक्शन और बाकी है, जिनमें परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में पढ़ते हैं ना, उस खंड को बाकी है। अब हम उसको शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था की। आपकी बेसिक साइंस है। पदार्थ की अवस्था कौन सी होती है भाई? ठोस, द्रव और गैस। देखो, पहली तो है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस, चौथी है बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन संघनन, और पांचवी क्या होती है भाई? प्लाज्मा। ठीक है, अब मैं इन सभी के बारे में बता देता हूं आराम से। ठोस कौन सी होती है? जैसे मेरे पास ये माउस, ये ठोस अवस्था में, तो इसका आकार भी निश्चित है, आयतन भी क्या है? निश्चित। आकार व आयतन दोनों क्या है? निश्चित। ठोस जो होगा उसका आकार व आयतन निश्चित होगा। जो भी वस्तु जिसका आकार में आयतन नहीं बदलना है वो कौन सी है? ठोस। इस माउस को मैं चाहे कहीं भी रखूं, चाहे किसी भी बॉक्स में बंद करूं, नहीं तो इसका आकार बदलेगा, नहीं इसका आयतन बदलेगा। द्रव, द्रव का आकार निश्चित थोड़ी होता है। आप यदि गिलास से पानी जग में डालोगे तो उसका जग का आकार लेगा, बोतल में डालोगे तो आकार किसका लेगा? बोतल का, लेकिन आयतन वही रहेगा। यदि 1 लीटर इधर डालोगे तो 1 लीटर होगा, आगे डालोगे तो भी 1 लीटर, आगे डालोगे तो भी 1 लीटर। आयतन क्या रहेगा? निश्चित। तो आप कहेंगे आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। ठीक है, ये हमारे पास होता है द्रव। तीसरा कौन सा होता है? गैस। ठोस, द्रव के बाद तीसरा कौन सा है? गैस। गैस कौन सा होता है? जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं है, दोनों क्या है? अनिश्चित। आप यदि मान लो आयतन ही बदल जाता है, आप सिलेंडर से गैस निकाल के बोतल में डालेंगे तो आयतन उसका पूरा ले लेगी। यदि पूरा सिलेंडर में 1 लीटर डालोगे तो भी पूरा एरिया घेरेगी, 5 डालोगे तो भी पूरा एरिया घेरेगी। तो इसमें आकार में आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित। चलो, अब एक होती है प्लाज्मा अवस्था और एक होती है बोस आइंस्टीन संघनन। प्लाज्मा अवस्था उससे कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन का लिए कौन सी अवस्था काम आती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। गैलेक्सी, सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, इनका अध्ययन कौन सी अवस्था में होता है? प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन संघनन में ध्यान से देखना, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन, परम शून्य ताप पर पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन कौन सा अवस्था कहलाएगी? परम शून्य ताप पर पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन। परम शून्य ताप पर जो पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन है वो हमारे पास क्या कहलाएगी? बोस आइंस्टीन संघनन। क्लियर? तो ठोस कौन से? जिसका आकार में आयतन दोनों निश्चित। द्रव जिसका आकार अनिश्चित, आयतन क्या होता है? निश्चित। गैस आकार में आयतन दोनों क्या है? अनिश्चित। प्लाज्मा ब्रह्मांड का अध्ययन है, और बोस आइंस्टीन परम शून्य ताप पर पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन।
परम शून्य ताप को इधर ले, इसका मतलब होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन ही लिखना पड़ेगा ना पूरा, नहीं तो आप 0 K का मतलब ओके समझोगे। परम शून्य ताप का ओके, फिर आप थोड़े दिन बाद सोचोगे इधर को तीर को निशान करके ओके क्यों लिखा। ठोस के क्या एग्जांपल दूं, ठोस का एग्जांपल लकड़ी है, द्रव का एग्जांपल पेट्रोल है, और गैस हाइड्रोजन नाइट्रोजन है। अच्छा, बोस आइंस्टीन संघनन का एग्जाम्पल है। किसी भी पदार्थ के बारे में, किसी भी पदार्थ में भौतिक गुणों का अध्ययन करना हो और परम शून्य ताप पर करते हैं 0 केल्विन तक, तो उसे कहते हैं, जैसे इसी से अध्ययन करते गए तो 4.12 केल्विन पर जो पारा है वो अति चालक है। क्या है पारा? वो उसको बता रहा है, देख मैंने पहले बताया था ये आएगा ना, यही कह रहा है। हेलो सर, पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से करें? जहाँ पीडीएफ है वहीं से करोगे ना भाई डाउनलोड, बटन भी तो दिया होगा, पीडीएफ दी है तो। लिख लिया? ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्स्ट्रा में नॉलेज है, कुछ पूछ ले तो हम बता देंगे, बाकी हमारे जनरली परीक्षा में सवाल परमाणु की संरचना से आते हैं। आप लिख लो, मैं बोल देता हूं अणु के बारे में, लिखो अणु, मैं इसके बाद तुरंत परमाणु संरचना लिखूंगा। लिखो अणु के बारे में। अणु किसे कहते हैं? है? पदार्थ का लिखो वह छोटा से छोटा कण, लिखो अणु में पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण अणु में लिखो पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता हो तथा रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता हो तथा भौतिक रूप से स्वतंत्र हो। रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता हो तथा भौतिक रूप से स्वतंत्र हो। पदार्थ का वह छोटा छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता हो और भौतिक रूप से स्वतंत्र हो, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या आता है? परमाणु। लिखो हेडिंग परमाणु। परमाणु वो होता है जो अणु से भी छोटा है, केवल रासायनिक क्रिया में भाग लेगा लेकिन भौतिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। लिखो परमाणु। अणु का वह सबसे छोटा भाग, अणु का वह सबसे छोटा भाग जो केवल रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता हो अणु का वह सबसे छोटा भाग जो केवल रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता हो तथा भौतिक रूप से स्वतंत्र न हो, तथा भौतिक रूप से स्वतंत्र न हो।
तो यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो भौतिक रूप से स्वतंत्र है और रासायनिक क्रिया में भाग लेता है क्या कहलाएगा? अणु। जो केवल रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, भौतिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, अणु से भी छोटा कण है, वो क्या कहलाएगा? परमाणु। अब ये तो पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैंने लिखा दिया। पूछा में परमाणु स्ट्रक्चर जाता है, यानी कि परमाणु की संरचना। अच्छा, परमाणु जब आप देखते हैं तो आप चीजें समझें बड़े गौर से। ये जो आपके बीच वाला भाग ये दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है? नाभिक। आराम से समझना, नाभिक। नाभिक है। आप मुझे ये बता दो, नाभिक की खोज किसने की है? बताओ किसने की है? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने, ठीक है। जो नाभिक है, इस नाभिक की त्रिज्या कितनी है? नाभिक की त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर, और यहां 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें कौन कौन है? इसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। 10⁻⁻ जो -15 मीटर होता है, इसको क्या बोला जाता है? फर्मी। यहां बोल दो फेमटो, ठीक है। तो नाभिक के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। बाहर चारों ओर चक्कर कौन लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। बाहर चारों ओर चक्कर कौन लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसमें का चक्कर लगाते हैं? अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं कक्षा में। कक्षा को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। कहां लगाते हैं? कक्षा में, यानी ऑर्बिट में। चलो ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, अब ये कंप्लीट हमारे पास परमाणु के बारे में बात करूं मैं पूरा, कि जो परमाणु है, इस परमाणु का पूछा जाता है व्यास। 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। और 10⁻⁻10 मीटर को आप क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर भी क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई। ये पॉइंट क्लियर हो गए ना भाई? नहीं हुए? तो नाभिक मतलब परमाणु के अंदर बीचों बीच क्या है? नाभिक। नाभिक में कौन है? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर किसमें लगाएंगे? अपनी कक्षा में लगाएंगे। नाभिक है, उसकी खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। नाभिक की त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु है, उसका व्यास कितना? 10⁻⁻10 मीटर। इतनी तो चीजें क्लियर करो नोट।
लिख लिया? अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, नाभिक के बारे में समझ में आ गया? चलो ठीक है भाई, अब बढ़े आगे। अरे लिखो, जल्दी करो, आप लिखने में टाइम ज्यादा मत लगाओ, इतना हिसाब के लगाओ भाई। चलो, पॉजिट्रॉन का इसके यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है, वो है आधुनिक भौतिकी। उसमें जो पॉजिट्रॉन के बारे में, अल्फा के बारे में, बीटा के बारे में, उन कणों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई? चलो, अब देखो कि हमारे पास ये एक नाभिक है। नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। बाहर चारों ओर चक्कर लगाओगे तो वो क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और बाहर चारों ओर चक्कर लगा तो वो क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं, ठीक है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, बाहर चारों ओर चक्कर लगा तो वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट। अब इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा था अपने कक्षा में, लेकिन इलेक्ट्रॉन वर्ताकार घेरे में लगाता है कि दीर्घ वर्ताकार घेरे में? ये देखो आप ध्यान से, एक्चुअल डायग्राम ये नहीं है, एक्चुअल में ये है। कैसा है? दीर्घ वर्ताकार। तो पहला पॉइंट आप साथ साथ लिखते चलो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार घेरे में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कैसे चक्कर लगाते हैं भाई? दीर्घ वर्ताकार घेरे में चक्कर लगाते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास वामावर्त या दक्षिणावर्त कैसे भी घूम सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं चारों ओर, वो अभिकेंद्रीय बल से बंधे रहते हैं। अभिकेंद्रीय बल के कारण चारों ओर चक्कर। वामावर्त या दक्षिणावर्त कैसे भी घूम सकते हैं, स्वतंत्र है ये वामावर्त या दक्षिणावर्त कैसे भी घूम सकते हैं। अब आपका जो फेवरेट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बारे में देख लेते हैं। एक पढ़ाई में एक चीज का सबसे बड़ी जरूरी चीज है, यदि आप कोई चैप्टर पढ़ते हो और पूरा पढ़ते हो, फिर उसके सवाल करोगे तो सवाल आपसे होंगे, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आपका अगला चैप्टर पढ़ने का ज्यादा मन करेगा। आप किसी चैप्टर को अधूरा पढ़ोगे, फिर सवाल करोगे, उसके सवाल होंगे नहीं, जब उसके सवाल नहीं होंगे तो अगला पढ़ने का मन नहीं करेगा। और जैसे ही मैं आपको एक थंब रूल बता दूं, जैसे ही आपको टोटल 7-8 चैप्टर आने लग जाए ऐसे कि इसमें तो कुछ भी पूछ लो, तो उस दिन से आपकी इलेक्ट्रीशियन सुधरने लग जाएगी। क्योंकि मतलब बेसिक और छोर में ये चीजें काम तो करती है। और भी जैसे मान लो आपको प्रतिरोध ढंग से आता है तो डीसी थ्योरी आपको ढंग से काम करेगा। डीसी थ्योरी ढंग से आ रही है तो ऐसी थ्योरी में हेल्प मिलेगी, तो आपको ऑटोमेटिक आगे पढ़ने का मन कर जाएगा। लेकिन आपको चीजें आनी बड़ी बेहतरीन चाहिए, ठीक है ना? लिख लिया? अब देखो,
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है, आप बताइए इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई? जे थॉमसन। ठीक बात है। धनावेशित कण है कि ऋणावेशित कण है? ऋणावेशित। आप सब साथ साथ बोलते जाना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा चीजें हैं। ऋणावेशित कण। इसके आवेश का मान कितना है? तो आप कहेंगे माइनस का 1.602 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। इसका द्रव्यमान कितना होता है भाई? 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। यदि इसका द्रव्यमान को मैं AMU में लिखता हूं तो क्या आएगा? 0.0005 AMU। जैसे ही मैंने AMU में लिखा, आपका सवाल आ जाएगा AMU है क्या? तो बताओ, एक AMU का मान कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। AMU का मतलब जो होता है वो एटॉमिक मास यूनिट। क्या होगा? एटोमेटिक नहीं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने। कण किस प्रकार का है? ऋणावेशित। ऋणावेशित मान कितना? 1.602 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। द्रव्यमान कितना? 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। एएमयू में कितना होता है? 0.00054 एमयू। एक एमयू में कितने किलोग्राम? तो 1.66 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। यह एटॉमिक मास यूनिट होती है एएमयू की फुल फॉर्म। ये तो है हमारे पास किसके बारे में चर्चा। हाँ, अब दूसरा हमारे पास कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है भाई? पी। आप बताइए प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। नामकरण ये किसने दिया? रदरफोर्ड। ठीक है। इसमें आवेश का मान कितना है? ये आवेश कैसा? धनावेशित है ना? धनावेशित। आवेश का मान बताइए कितना होगा? तो आप कहेंगे उतना ही है, केवल ये प्लस में हो जाएगा, इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है। और इसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान का मैं मान तो लिख देता हूं, 1.676 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद तीसरा कौन सा है हमारे पास? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की आप बताइए खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। धनावेशित है कि ऋणावेशित? उदासीन। उदासीन का मतलब है आवेशहीन। ठीक है। और इसका द्रव्यमान कितना है भाई? 1.676 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। तो ये आप ये कहेंगे इसका द्रव्यमान लगभग तो बराबर ही होता है, लेकिन हल्का सा द्रव्यमान किसका ज्यादा है? न्यूट्रॉन का। ठीक है। लगभग प्रोटॉन के समान। ये लाइन ध्यान रखना। अब एक आपके लिए इंपॉर्टेंट और लाइन आती है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1840।
ये है ना भाई। प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1840 लिखो, 45 लिखो या 37 लिखो, तीनों में से एक ऑप्शन देगा। लगभग ध्यान रखना क्या होता है 1840। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुणा है 1840 गुणा। यदि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को 1840 से गुणा करोगे तो किसका आएगा प्रोटॉन का। और द्रव्यमान के बारे में यदि आप लिखते हैं कि द्रव्यमान का बताइए किसकी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा है अणु का, अणु के बाद परमाणु का, परमाणु के बाद में न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन के बाद में प्रोटॉन का, और प्रोटॉन के बाद में तो सबसे छोटा कण बस इलेक्ट्रॉन। हो गया, करो नोट। इसमें बहुत सारे सवाल भरे पड़े हैं, कुछ भी अगला बंदा पूछे कैसे भी पूछे आपको कोई भी तनाव नहीं होगा। सर मुझे फीवर हो गया ये देखे, ये कमेंट करने की जगह थोड़ी है भाई। डॉक्टर के पास जाओ, यूपी पुलिस पीएससी में बढ़िया पढ़ो भाई, ये जो है चीजों को ध्यान से सीखो, अच्छे से पढ़ो। लिख लिया, बैठ जाओ, थोड़ी देर में पूरा ही कर दूंगा ये। क्या आओगे जाओगे। हाँ भाई, सबसे अभी तक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो यही है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन ने। किस प्रकार का कण है, ऋणावेशित, आवेश का मान -1.602 इंटू 10 की घात -19 कूलम, द्रव्यमान कितना 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम, और इसका एएमयू में मान कितना 0.00054 एएमयू। एक एएमयू बराबर क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एएमयू की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। चलो दूसरे नंबर पर क्या आता है प्रोटॉन। बताइए प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने। नामकरण किसने दिया, रदरफोर्ड ने। किस प्रकार का कण है, धनावेशित, आवेश का मान 1.602 इंटू 10 की घात -19 कूलम, द्रव्यमान कितना 1.676 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम।
तीसरा कौन आता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। किस प्रकार का कण है? आवेश यान उदासीन। द्रव्यमान कितना? 1.676 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। यानी इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन का समान, लेकिन प्रोटॉन से हल्का सा अधिक है। बताओ प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का कितना गुणा? 1840 गुणा। तो द्रव्यमान में सबसे बड़ा अणु परमाणु, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ओके ओके। अच्छा, अब देखो कि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर। तो ध्यान रखना भैया। प्रोटॉन की संख्या है काका वह द्रव्यमान था, ये संख्या है। अच्छा 673 लिखना था नहीं? ओके ओके, ये 673 है भाई, 673 लिखता है, गलती से लिख दिया 676 लगभग। ये एग्जैक्ट तो भी बराबर नहीं, आगे पॉइंट में और भी चलता रहता है। ये तो लिखा है इतना ही है, ये तो आगे पॉइंट में बिना खत्म होने वाली वैसी है। प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब प्रोटॉन की संख्या सदैव इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होगी? बराबर। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है तो बताओ आगे की कंडीशन। परमाणु विद्युत रूप से कैसे रहेगा? उदासीन। जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश। प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल। एक प्लस का 5 कूलम आएगा तो दूसरा क्या आएगा? -5। कुल मिला के क्या हो गया? 0। तो परमाणु विद्युत रूप से कैसा आएगा? उदासीन। एक तो ये अर्थ निकलेगा यहां से, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन। परमाणु विद्युत रूप से क्या है? उदासीन। ठीक है। दूसरा अगला बताओ भाई, यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो इसका मतलब न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, ये चीज आप पचा लेना, क्योंकि आप जनरली इलेक्ट्रॉन को कहते हो। इलेक्ट्रॉन अस्थिर जरूर है, अस्थायी नहीं है। ये न्यूट्रॉन कौन सा कण है? अस्थायी। क्योंकि इसकी संख्या बराबर होनी जरूरी नहीं है, कम ज्यादा हो सकती है, अस्थायी है। लेकिन प्रोटॉन की संख्या सदैव स्थायी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी स्थायी है, प्रोटॉन के बराबर है, ये संख्या सदैव बराबर है। तो दोनों क्या हो गए? स्थायी। इसकी संख्या कम तथा ज्यादा हो सकती है, इसलिए क्या है? अस्थायी। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। ओके, अगला क्या पॉइंट लिखें? बता दो भाई कुछ। परमाणु क्रमांक। अरे कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसलिए पॉइंट बड़ा ध्यान रखना पड़ता नहीं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। यहां आप और क्या लिख सकते हैं? यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्लस नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्योंकि जितने प्रोटॉन की संख्या उतने क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु भार क्या होते हैं? अरे बोलो, परमाणु भार नाभिक पर डिपेंड करेगा। नाभिक में कौन कौन है? प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक भी आ गया, परमाणु भार भी आ गया। ठीक है, चल रहा है मामला, समझ में आ रहा ना? क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होगा? जी निश्चित रूप से, इलेक्ट्रॉन सदैव प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है। यह सवाल परीक्षा में पूछा हुआ है, सब पूछे हुए हैं।
और बेसिक तो मजबूत ज्यादा रखना ही है। बेसिक कमजोर रह गया तो आगे लेवल में जाने पर दिक्कत होती है ना। बेसिक का मतलब तो यही होता है ना, जैसे कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है तो वो फिजिकली और मेंटली दोनों प्रिपेयर होकर चढ़ता है। फिजिकली भी प्रिपेयर, मेंटली भी प्रिपेयर, क्योंकि 7,000 मीटर की ऊंचाई के बाद में एक मतलब क्रिटिकल जोन शुरू हो जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत होने की संभावना आ जाती है। क्रिटिकल जोन है 7,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर डेथ जोन शुरू होता है, वहां पर मरने प्रारंभ कर देते हैं। और ये डेथ जोन में केवल सरवाइव वही कर सकता है जो पहले फिजिकली और मेंटली ज्यादा प्रिपेयर होके गया है, जो ऑक्सीजन के कमी में भी किस प्रकार जिंदा रह सकता है, मतलब फिजिकली प्रिपेयर होके गया है और मेंटली भी स्ट्रांग है, घबराए नहीं। ठीक है, तो नहीं तो घबरा के बैठ जाए अब क्या करूं, तो वो बेटर है, वो सांस तो आनी नहीं है कि नहीं है, क्यों ऑक्सीजन की कमी होती है। तो फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपेयर होकर तब जाते हैं। तो आपके बेसिक ये है, आपको मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब है आपका बेसिक फंडा जितना अच्छा होगा मेंटली प्रिपेयर उतना ही अच्छा होगा। और यदि मान लो आपकी प्रैक्टिस में कमी है तो फिर दिक्कत है। आप जानते हो कि आपके भी डेथ जोन शुरू होता है। जैसे मान लो 80% कट ऑफ है तो 75 के बाद डेथ जोन शुरू है, वो क्रिटिकली सिचुएशन है, वहां पर पार कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अच्छा, उसमें एक बड़ी चीज है डेथ जोन में भी, कि जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो वो चढ़ने में चढ़ तो जाते हैं लेकिन वापस नहीं उतर पाते हैं। वापस उतरते समय उनके क्या है कि जाकर वापस आ रहे ना, इतने थकान, इतने थक जाते हैं कि वो यदि रुक जाए तो डेथ जोन है, नहीं रुके तो चला नहीं जाए। और ऊपर से वो लाशों के ऊपर से गुजरते हैं। वहां क्या बहुत लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ट्राई करते हैं, तो डेथ जोन इसीलिए नाम है क्योंकि वहां लोग मर बहुत जाते हैं और मरने के बाद वहां से बॉडी लेने तो कोई नहीं जाता, तो वो लाशें वहीं पड़ी रहती है, उनके पास से निकलते हैं, उनके ऊपर से गुजरते हैं। तो आदमी मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा तो वहां से आ नहीं पाएगा। आ पाएगा क्या? तो आपके भी वही कंडीशन है। कई बार क्या होता है कि यदि कट ऑफ आपके 80 नंबर है, आप नंबर तो 82 ले आए लेकिन नेगेटिव मार्किंग वाले ने 4 काट दिए, तो आप हैं क्रिटिकल जोन में। आप चेक करना, बड़ी सिमिलरिटी है। तो लास्ट का पॉइंट जैसे माउंट एवरेस्ट का खतरनाक होता ना, वैसे भी आपका कट ऑफ वाला भी बड़ा खतरनाक है। आप लाने में यदि 80 कट ऑफ होती है, मान लो कोई 100 में से 80 कट ऑफ है, आप लाने में तो 83 नंबर ले आए लेकिन नेगेटिव मार्किंग ने 4 नंबर काटा, तो आप आगे 79 पे है। तो वही कंडीशन। और आपकी क्रिटिकल सिचुएशन ऐसी थोड़ी है कि जब 80 कट ऑफ है, नंबर आए 40 के बस आधे ही ला पाया, मतलब कुछ नहीं लाए वो तो। क्रिटिकल क्या होती है? क्रिटिकल होती है, हाँ, क्रिटिकल वो होती है जब 75 के बाद की कंडीशन होती है, वो क्रिटिकल है, एक्चुअल में क्रिटिकल है। 75 से 80 लाना है, फिर 80 बने भी रहना चाहिए, कि नेगेटिव मार्किंग वाले काट के ले नहीं रहे, ये बने भी रहने चाहिए। ये दोनों चीजें देखनी पड़ती है, इसलिए आप भी बड़े ध्यान रखना। माउंट एवरेस्ट के बारे में तो ऐसा सुन रखा होगा कि नहीं सुना? डेथ जोन होता है 7,700 मीटर से ऊंचाई पर। चलो लिख लो, लिख लिया, बहुत बढ़िया बात है। ओके, अब क्या बाकी है? अब बाकी है हमारे पास परमाणु के किसी भी कक्षा में, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या होता है? 2n²। परमाणु के किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना आ जाएगा? 2n²। जहां पर n क्या है? जहां n है कक्षा क्रमांक, जहां n क्या होता है? कक्षा क्रमांक। चलो कक्षा क्रमांक दिखा के लाते हैं आपको, ये रहा। अब इसके अंदर आप विशेष पॉइंट ऐसा है कि आपके पास सबसे पहली कक्षा है, तो ये क्या कहलाएगी? के का कक्षा क्रमांक कितना है? 1। ये कक्षा कौन सी है? KL, इसका कितना है? 2।
m का कक्षा क्रमांक कितना है 3 और n का कक्षा क्रमांक कितना है 4। तो k l m n ये 1 2 3 4 क्या है कक्षा क्रमांक। ये लिख लो, आपने भी बनाया होगा ऐसे गोल घेरे, वहीं जाके लिख लो। क्यों वापस गोल घेरे क्यों बनाओ? तू आज बहुत खुश है? तू पहले लिख लेता है, पढ़ गया है, नोट्स पहले से पढ़े लिखे हुए हैं, तो ऐसे आज तो केवल मजे ही ले रहा है कि हाँ। तो लिख ले, रफ कॉपी में लिख ले, लेकिन लिख ले, थोड़ा याद ज्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं। चलो भाई ये लिख लिया। हाँ, अब देखो पहली कक्षा हमारे पास n बराबर 1 होगा, तो कक्षा कौन सी है k बराबर क्या होगा 2n², यानी n क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 2 गुणा 1 कितना होता है भाई 2। n बराबर क्या होगा भाई 2, तो बताओ कक्षा कौन सी है l, तो 2 गुणा किसका स्क्वायर है भाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू 2 कितना हो जाता है 8। n बराबर कितना हो गया 3, तो के एल आगे क्या आएगा m पर 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 कितना हो जाता है 18। n बराबर क्या होता है 4, तो क्या हो जाएगा n, तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 2 32। और किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वो नया कक्षा का निर्माण कर सकता है। ये नोट डाल लेना भले। किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह नई कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। हैं? प्रोटॉन का चार्ज सही करो, प्रोटॉन का चार्ज सही है ना, क्या दिक्कत है? प्रोटॉन यही तो है। प्रोटॉन का चार्ज यही उसको लगता है ये 10 की घात +19 है, वो गलत है, ये 10 की घात -19 है। केवल ये जो माइनस है उसकी जगह प्लस होता है, ये माइनस है वो प्लस नहीं होता कभी भी। ये 10 की घात -19 का मतलब है संख्या 0.000000019 बार जाके 18 जीरो आके फिर आएगा कहीं जाके 1, तो 10 की घात -19 का मतलब वो होता है। ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह नई कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। ओके भाई, एक देखो कि यदि आपको पूछे बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सवाल है। तो ऐसे देखें, यदि बात कुचालक की करें, नहीं बात चालक की कर रहे हैं, तब तो आप ये कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कहेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना, तो आप कहेंगे 1 2 या 3। बात कुचालक की कर रहे हैं तो आप कितने इलेक्ट्रॉन बताएंगे भाई 8 इलेक्ट्रॉन। और बात यदि वो चालक की कर रहे हैं, सॉरी अर्धचालक, अर्धचालक की कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन।
लिख लिया। तो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? चालक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, कुचालक 8 इलेक्ट्रॉन, अर्धचालक कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा आप बताओ कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना? अब मैं परमाणु क्रमांक लिख रहा हूं, ठीक है ना भाई। कार्बन का बताओ कितना? 6, सिलिकॉन का कितना? 14, और जर्मेनियम का कितना? 32। ओके। एल्यूमिनियम का कितना? 13, कॉपर का कितना? 29, और एजी कितना? 47, और ए यू कितना? 79, और यूरेनियम कितना? 92। बस इतना सा ध्यान रख लेना, थोड़ा सा कॉमनली यूज होता है। ये उत्पादन में यूज हो रहा है, ये चालक में यूज हो रहा है, या अर्धचालक में यूज हो रहा है, इसलिए लिख लिया। ओके भाई। तो ये है हमारे पास 5, 6, 7 हैं तो वो आएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन में ही। बाह्य कक्ष में 8 है तो कुचालक है, 4 है तो अर्धचालक है, बाकी सब क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो चालक है। हो गया पूरा चैप्टर। पहला चैप्टर समाप्त है। आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी, आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो इस चैप्टर का एक टेस्ट ले लेते हैं, और वो टेस्ट लेते हैं ऐप में ही, घर से दे देना। ऐप में टेस्ट होगा, ऐप में कोर्स तो है ही आपके, ऐप में कोर्स तो जोड़ते हैं ना हम, तो टेस्ट ऐप में ही दे देना। मैं टाइम पहले यार यहां से जारी कर दूंगा कि भाई कितने बजे टेस्ट देना है, ताकि आपको पता रह जाए। हैं? पुराना वाला लिया नहीं तो अभी ये भी नहीं लिया जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐप में ले लूं। ऐप में क्या, आप अपने घर पे अपनी सुविधा से दे देना। मैं टाइम बता दूंगा, मतलब 3-4 घंटे की रेंज होगी, उसके बीच बीच में वो टेस्ट लगेगा, उसके बाद सीधा रिजल्ट ही होगा उसका। वो सुविधा वही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बाद में लगातार क्लास रहेगी ना। एक दिन लेने थी, लेकिन उस दिन विद्युत की सप्लाई नहीं थी, ऐसा कुछ हुआ था, तो बाकी टाइम ज्यादा हो जाता है। ऑलरेडी क्या क्लास रहती है ना, केवल टेस्ट यहाँ पर टेक्निकल का तभी संभव होगा जब मेरी क्लास नहीं हो, क्योंकि इतनी क्लास लंबी लेकर फिर टेस्ट दोगे तो वो भी वो भी अपने आप में एक, संडे को नहीं रखना चाहता मैं। इसका टॉपिक का टेस्ट है, मैं ऐप में ही ले लेता हूं। ऐप में आपके पास 25 सवाल आ जाएंगे, और 25 सवाल का टेस्ट आप दे देना। कल ही लेंगे, शाम को टेस्ट होगा कल, आज आप पढ़ लेना, कल मैं आपको टाइम बता दूंगा। वैसे वहां लिखा भी आ जाएगा, 3-4 घंटे की रेंज आएगी, 3-4 घंटे की रेंज में दे देना उसको टेस्ट को। और तो क्या होगा ना, या 2 या 3 घंटे की कोई रेंज दे देंगे कि भाई आप शाम को 5 से 7 बजे के बीच दे देना, तो उसके बीच ही लगेगा, 7 बजे फिर रिजल्ट ही आएगा सीधा, बीच में और कोई क्रिया नहीं हो सकती। ठीक है भाई, बोल।